हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाबा पे। आज हम लोग अपने हिंदी के फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के वीडियो लेकर के आए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार जो सपोर्ट मटेरियल हमारी नई वाली आई है उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड की जा रही है, और भी सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन की वीडियो और इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, एक्सप्लेनेशन की अलग वीडियो बनाई जा रही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग। तो बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर से आपको कुछ नहीं जाता पर हमको मोटिवेशन आता। तो बच्चों, आज का जो हमारा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जयशंकर प्रसाद। देखो, सबसे पहले ये जो चैप्टर है हमारा वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो उनकी हम जीवनी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ है सन 1889 में काशी के सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1937 में 1937 में हुई थी। इनकी शिक्षा जो है वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, परंतु ये इनको बहुत ज्यादा इन्होंने क्या करा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा और उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। वे इतिहास, दर्शन, पुरातत्व के प्रखंड विद्वान थे। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई थी बच्चों, जैसे कि प्रारंभ में उन्होंने कलाधर उपनाम से वज्र भाषा में कविताएं लिखी। बाद में खड़ी बोली में कविताओं के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं में भी लेखन का कार्य किया। अब आगे देखते हैं बच्चों, इनके द्वारा जो काव्य संग्रह था, जैसे झरना, आंसू, लहर, कनन, कुसुम, पथिक और कामयानी। बच्चों, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो नाटकों की रचना की गई थी, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि। निबंध संग्रह, काव्य और कला तथा अन्य निबंध इनके द्वारा रचित है। ठीक है, कहानी संग्रह, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाश द्वीप। अब हम देखेंगे बच्चों साहित्यिक विशेषताएं। भाषा एवं विचार पक्ष, उनके साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। उन्होंने अपने नाटकों में भारतीय दर्शन और संस्कृति के गौरव का चित्रण किया है। उनके काव्य में सभी छायावादी तत्व जैसे प्रेम, सौंदर्य, कल्पनाशीलता और मन की गहन अनुभूतियों का चित्रण हुआ है। उन्होंने साहित्य में मानवीय करुणा और प्रेम जैसे जीवन मूल्यों का समावेश है। कला पक्ष, उनके काव्य में विषयों के अनुरूप संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। उनके नाटकों में अनेक प्रकार की शिल्प विधियों का योग है। बिंब योजना और प्रतीक विधान उनकी कविताओं के प्रमुख गुण है। उनकी कविताओं में नवीन अलंकरणों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कविताओं और गीतों में संगीत घुला मिला है। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ परिचय जो है हमारा पाठ परिचय देवसेना का गीत, ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जो देवसेना का गीत है ये जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। देखिए, जो देवसेना गीत है बच्चों, वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो नाटक लिखी गई है स्कंदगुप्त, उसका एक छोटा सा अंश है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से वंचित रह जाने पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने दुख, वेदना और व्याकुलता को प्रकट करते हुए यह गीत गाती है। हुर्नों के हमले में मालवा का राजा बंधु वर्मा और उसका परिवार मारा जाता है, लेकिन उनका
उनकी बहन देवसेना किसी तरह से बच करके निकल जाती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और उसे पूरा विश्वास है कि इस मुश्किल घड़ी में स्कंदगुप्त उसका साथ देगा और उससे विवाह करेगा। लेकिन स्कंदगुप्त तो मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता है। इस बात से देवसेना पूरी तरह टूट जाती है और अपने पूरे जीवन को देश सेवा में समर्पित कर देती है। तो चलें बच्चों, अब हम आगे सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। अच्छा, अगर आपने किताब आपकी हिंदी की जो देखी नहीं है उसे प्लीज बच्चों इस कविता को जरूर देख ले। यहां पे कविता का एक शॉर्ट लाइन दिया हुआ होता है, आवेदना डैश निर्वाद अंत अंगड़ाई। तो बच्चों ये जो सप्रसंग व्याख्या है इस लाइन की, हम इसको देखेंगे। देखिए संदर्भ, ये कवि जो है इसके कवि जयशंकर प्रसाद है। ये जो कविता जिससे ये लाइन ली गई है बच्चों, ये देवसेना का गीत है। और प्रसंग देखते हैं इसका, इसमें देवसेना अपने दुखों और संघर्षों का वर्णन करते हुए कहानी के उसकी जीवन यात्रा पर अगर किसी ने अधिकार किया है तो वह एकमात्र अकेलापन है। अब इस लाइन की व्याख्या देखते हैं बच्चों। व्याख्या क्या कह रहा है? देवसेना कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा ही मिल रही है। मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया है कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह तो मात्र मेरा भ्रम था। इसी कारण मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों को दान कर दिया। अतः जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं, मानो संध्या भी उसके दुख में आंसू बह रही है। उसने अपने जीवन निरंतर दुखों और संघर्षों के बीच बिताया है, जहां उसका कोई साथी नहीं था। उसका एकाकीपन, बोले तो अकेलापन बच्चों, ही उसका साथी बनना चाहता था। अब काव्यात्मक विशेषताएं देखते हैं। देवसेना के जीवन संघर्षों का सजीव चित्रण हुआ है इसमें। अब देखें बच्चों, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? विषयानुकूल, गंभीर और त्वसम प्रधान खड़ी बोली, मुक्त छंदों का प्रयोग, लक्षणिक शैली, करुण रस, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्त प्रसंग अलंकार, स्मृति बिंब, गोयता का गुण, व्याकरणीय शब्द, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषताएं, विश्लेषण। आगे देखते हैं बच्चों, अगला जो हमारा सप्रसंग व्याख्या है किस पैराग्राफ का है? चढ़कर मेरा जीवन रथ डैश, इससे मन की लजा गवाई। बच्चों आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टोरी की 2-3 लाइन दे दी जाती है और कहते हैं सप्रसंग व्याख्या करने। तो ये जो लाइन ली गई है बच्चों कविता की, ये कवि इसके हैं जयशंकर प्रसाद। कविता देवसेना का गीत है। प्रसंग इस कविता में, इसमें देवसेना के हृदय की समस्त वेदना, व्याकुलता और बेचैनी का वर्णन किया गया है। वह अपने वेदनामय क्षणों को याद करती है। व्याख्या देखते हैं बच्चों। इस गीत में स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने के बाद देवसेना अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करती हुई कहती है कि मेरा जीवन रूपी रथ पर चढ़कर विनाश व मुसीबत मेरे साथ हमेशा चलते रहे, अर्थात मैंने जीवन भर दुखों को झेला है। मैं उनसे लगातार होड़ करती हुई, संघर्ष करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रही, जबकि मुझे पता था कि मैं उनके सामने बहुत कमजोर हूं, उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी।
फिर भी मैंने उनसे जीवन भर लोहा लिया लेती रही। देवसेना स्कंदगुप्त को संबोधित करते हुए कहती है कि ये राजन, हे राजन, अब मेरे हृदय की करुणा रागिणी हाहाकार कर रही है, अर्थात मैं बहुत अधिक दुखी हो रही हूं। आप जो भी अधिकार मुझ पर रखते हो उसे लौटा लो, क्योंकि मेरा मन बहुत ही अधिक व्यथित हो गया है। अब इसे संभालना मेरे वश का नहीं है। इसी कारण मैं अपने मन की लज्जा की रक्षा भी नहीं कर पा रही हूं और सबके सामने उसे खो बैठी। बच्चों, काव्यात्मक विशेषताएं देखिए। विशेषता नंबर फर्स्ट, देवसेना का विहर, विदंग दशा और हतो उत्साहित मन स्थिरता का चित्रण है। काव्य सौंदर्य, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, मुख्य छंद की रचना, छायावादी रचना, करुणारस, रूपक अनुप्रास, पुनरुक्त प्रसाक अलंकरण है। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए, अब ये हमारा काव्य सौंदर्य, स्मृति स्वप्न डैश विहाग की ताना उठाए। भाव्य सौंदर्य, जिस प्रकार लंबी यात्रा से थके हारे और घने जंगल में वृक्ष की शीतलता छाया में नींद और स्वप्न में डूबी पथिक को कोई विहार राग की मधुर तान गा करके जगा दे, उसी प्रकार अपने जीवन के संघर्षों से थकी हारी देवसेना जब विगत जीवन को भूल करके अपने मन को विश्राम देना चाहती है, उस समय स्कंदगुप्त द्वारा किया गया प्रेम निवेदन उसके मन को विचलित कर देता है। रस, करुणा रस है इसमें, गुण माधुर्य गुण है। आगे देखते हैं बच्चों। शिल्प सौंदर्य, खड़ी बोली का प्रयोग, संस्कृत नुष्ट शब्दावली, लक्षणिक व आत्मनिष्ठ शैली, मुक्त छंद, प्रतीक विधि, पथिक, स्वप्न, विपिन, विहार का तान, बिंबों का प्रयोग, गहन विपिन, विहाग की तान, सामसिक शब्द, तरुछाया, गोयता का गुण, अलंकरण, मानवीयकरण, रूपक, अनुप्रास। आगे देखते हैं बच्चों। कार्नेलिया का गीत, मूल संवेदना। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया जब सिंध नदी के तट पर खड़े होकर के भारत की गौरव गाथा तथा अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को देखती है तो इसे अपना देश मानने लगती है। वह कहती है कि भारत वह स्थान है जो प्रेम और अपनत्व के माधुर्य को लालिमा से भरा हुआ है, जहां अनजान व भूले भटके लोगों को भी आश्रय मिलता है। दूर देशों से आए हुए रंग बिरंगे पक्षी भी भारत में ही अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। यहाँ के निवासी दूसरों के दुखों तकलीफों को देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारे से टकरा करके शांत हो जाती हैं, अर्थात उन्हें भी यहीं आकर के आश्रय मिलता है। तो बच्चों, यहां पे हम कार्नेलिया का जो गीत है उसको देखते हैं। आगे देखते हैं। सप्रसंग व्याख्या, अरुण यह मधुमय डैश मंगल कुकुम सार, संदर्भ कवि जयशंकर प्रसाद, कविता कार्नेलिया का गीत, प्रसंग यहां सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंध नदी के किनारे यूनानी शिविर के पास बैठी भारत की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान कर रही है। व्याख्या, कार्नेलिया भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक सौंदर्य का मुग्ध होते हुए अपने देश मानती है। वह भारत के भूमि की प्रशंसा करते हुए कहती है कि भारत
भारत भूमि की भूमि ही वह भूमि है जहां सर्वप्रथम ज्ञान और सभ्यता का सूर्योदय हुआ था, उदित हुआ। यहाँ के निवासियों के हृदय में प्रेम और अपनत्व का मिठास भरा हुआ है। इस भारत की भूमि पर सुदूर देशों और आने वाले अनजान लोग अथवा शरणार्थियों को भी आश्रय मिल जाता है। उन्होंने ये यहाँ के लोगों इस प्रकार के अपना लेते हैं, उन्हें यह देश अपना देश लगने लगता है। कार्नेलिया को भारत के प्रति प्राय कालीन दृश्य अत्यंत मोहक लगता है। इस दृश्य का वर्णन करते हुए वह कहती हैं कि सूर्य का लाल प्रकाश पेड़ों की शाखा से छनकर चारों ओर फैलता है। यह प्रकाश तालाब में खिले कमल के पुष्प को भी अभावयुक्त बना देता है। उस समय ऐसा लगता है मानो पेड़ों की शाखा प्रश्न होकर नाच रही है। प्राय काल में हरी भरी धरती पर जब सूर्य की लाल किरणें बिखरती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने सजीव जगत के ऊपर मंगलकारी सुंदर सिंदूर बिखेर दिया है। अर्थात सबके मन में एक कल्याणकारी भावना का उदय होता है। आगे देखते हैं बच्चों, काव्यात्मक विशेषताएं। भारत भूमि के सांस्कृतिक व प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण दिखाती है। विषयानुसार सरल और तस्मन प्रधान खड़ी बोली, लाक्षणिक शैली, मानवीकरण रूपक उत्प्रेक्षण अलंकरण, दृश्य बिंब, अद्भुत एवं शांत रस, माधुर्य गुण, गोयता गुण। आगे बच्चों देखते हैं अगला जो आगे जो लिखा हुआ है, काव्य सौंदर्य। हेमा कुंभ डैश रजनी भर तारे, भाव्य सौंदर्य उषा रूपक, पनिहारिणी सूर्य की किरणों, रूपी सोने के घड़े में सुर्ख समृद्ध अभेद और वैभव लाकर संपूर्ण भारत में उकेर देती है, अर्थात बिखेर देती है। जबकि सारी रात जागने के कारण तारे नींद में मरमस्त होकर के घूमने लगते हैं। रस शांत अद्भुत गुण, माधुर्य, शिल्प सौंदर्य, भाषा भावनुकुल, शैली लाक्षणिक, छंद मुक्त छंद, अलंकार उषा और तारे मानवीकरण किया गया है। रूपक अनुप्रास, मानवीकरण अलंकार, विधा गीत, शब्द शक्ति, लक्षण व व्यंजन, प्रतीक उषा तारे घड़ा। बच्चों यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों को देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो में किस तरह की कमियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।